नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद चौधरी। स्वागत है आपका सक्सेस स्टेप में। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अब तक हम जो हिस्ट्री है उसमें जो हमारे जितने भी लेक्चर हुए उसमें हम अब तक ये कवर कर चुके हैं कि कैसे जो अंग्रेज थे उनका हमारे यहाँ पर जब वो आए थे तो क्या जो हमारा जो मुगल एम्पायर था, क्या उसकी कमजोरियाँ रही थी, क्या उसके बाद में जो अर्ली पेशवा थे उनकी क्या जो मजबूती रही थी, क्या उनकी स्ट्रेंथ रही थी। और उसके बाद में कल हम फाइनली जो हमारा ये थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है इसको भी कवर कर चुके हैं। तो देखिए, चलो आज शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है एंग्लो फ्रेंच रिवेलियरी इन द कर्नाटक, यानी कर्नाटक में जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो प्रतिस्पर्धा रही थी, आज हम उस चीज़ के बारे में जानेंगे। यानी जो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच जो युद्ध हुए थे, जो अंग्रेज फ्रेंच जो वार थे, उनके बारे में भी आज हम देखेंगे। तो ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों, जो कंपनियां जो थीं, अब क्या था कि ये जो कंपनियां थीं वे व्यापार से तो शुरू हुई थीं, ये जो अंग्रेजी और जो फ्रांसीसी कंपनियां, लेकिन अब ये राजनीति के युद्ध में उलझ चुकी थी, यानी राजनीति के फेर में आपस में उलझ चुकी थी। हुआ भी, कुछ कारण भी बने थे कि इनको राजनीति के चक्कर में आना पड़ा था। क्या था कि जो मुगल सत्ता थी वो तो बिल्कुल छीण हो ही चुकी थी, जो मुगल जो पावर थी वो तो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। और साथ ही जो दक्कन के जो सूबेदार थे, जो ये साउथ इंडिया साइड में जो दक्कन में आपको दिखा चुका हूँ, रुको एक बार और मैं आपको दक्कन दिखा देता हूँ। जो एक सेकंड, सॉरी। हाँ, देखिए ये रहा हमारा इंडिया। ये देखो, ये जो हिस्सा था ये हैदराबाद साइड और ये साउथ महाराष्ट्र और ये जो तेलंगाना का, इसको कहते हैं दक्कन। ये साउथ महाराष्ट्र, तेलंगाना और हैदराबाद साइड का जो भी हिस्सा है इसको हम दक्कन कहते हैं। तो इसमें जो सूबेदार थे, जो निजाम थे, उनकी पावर लगभग समाप्त हो गई थी। तो अब क्या था कि जो वो सूबेदार वगैरह थे वो अब इन कंपनियों की जो बाह्य जो पावर थी उनसे सुरक्षा नहीं कर सकती थी। तो इन कंपनियों ने क्या सोचा कि अब हम खुद ही अपनी सुरक्षा करने के लिए उपाय करते हैं, तो उसके लिए इनको राजनीतिक नियंत्रण ज़रूरी था। तो ये ही कुछ कारण थे कि जो ये कंपनियां थीं उन्होंने अब जो इंडिया में जो पॉलिटिक्स थी उसमें हिस्सा लेने के बारे में सोचा था। और इंडिया में जो पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना अब इनके लिए कुछ अपरिहार्य कारण भी बन चुके थे, कि इनकी मजबूरी बन चुकी थी, क्योंकि इनकी सुरक्षा करने वाला हमारे यहाँ पर कोई नहीं बचा था जो इनको वहाँ पे जो डकैत और जो ये चोर वगैरह जो बदमाश वगैरह होते थे उनसे इनकी सुरक्षा कर सके। और उस टाइम पे डकैती एक काफ़ी सुगठित बोल सकते हैं कि इतना बेहतरीन नेतृत्व था उनका कि लगभग 4,000 घटनाएं हुई थी डकैती की, उसमें से एक भी कभी असफल नहीं रही थी। एक भी डकैती की घटना घटना के कभी असफल होने की कभी सूचना नहीं आई थी। तो आप अंदाज़ लगा सकते हो कि उनसे इनकी सुरक्षा करने के लिए अब सूबेदार वगैरह कोई नहीं रहे थे, तो इन्होंने सोचा कि चलो अब हम खुद ही अपनी सुरक्षा करते हैं। तो एक ये भी था कि ये जो अंग्रेज और फ्रांस थे, इनका जो भारत में जो युद्ध लड़ने का कारण था, एक तो राजनैतिक कारण कि आपस में राजनीति, और राजनीति का ये है कि अगर तुमको राजनीति चाहिए तो तुमको दूसरी जो तुम्हारी प्रतिस्पर्धी हैं उनको हटाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो एक तो ये कारण था, ये जो दोनों आपस में लड़े थे। एक कारण ये था कि ये जो 2 कंपनियाँ थीं, ये अंग्रेजी और जो फ्रांस थी, ये आपस में शासक शत्रु थे। यानी ये बिल्कुल जो देश आपस में विरोधी, ध्रुव विरोधी कंट्री थी दोनों, अंग्रेज और फ्रांस जो थे। तो जैसे ही वहाँ पे जो इनके देशों में अगर कभी युद्ध वगैरह छिड़ते थे तो पूरे संसार में जहाँ भी ये कंपनियाँ होती थीं, अंग्रेजी और जो फ्रांसीसी होते थे, फ्रांसीसी जहाँ भी होते थे, ये आपस में युद्ध करने लग जाते थे। तो कितना बड़ा जो देश धर्म का पालन करते थे कि कहीं भी हो, हम आपस में अगर हमारी कंट्री में लड़ाई हो रही है तो हम आपस में बिल्कुल भिड़ ही जाएँगे। तो यही कुछ कारण थे। तो चलिए, जो कर्नाटक का जो फर्स्ट युद्ध है, मतलब द फर्स्ट कर्नाटिक वार जो है 1746 से 1748 तक क्या कारण रहे थे, कौन-कौन इसमें कौन जीता था और क्या कुछ इसकी मुख्य घटना रही थी, इनके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो फर्स्ट कर्नाटक जो वार था, ये जो ऑस्ट्रिया के जो उत्तराधिकार का जो युद्ध था, जो 1740 में जो शुरू हुआ था इंग्लैंड में, ये उसी का विस्तार था। जो ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का जो युद्ध था, उसी का ये विस्तार था। क्योंकि ये जो दोनों देशों की जो कंपनियाँ थीं, ये तो पूरे संसार में जहाँ भी होती थीं, अगर इनकी कंट्रियों में आपस में युद्ध छिड़ रहा है, तो युद्ध करना तो इनका धर्म बन जाता था। तो ये आपस में लड़ने तो लग ही जाती थी। तो ये फर्स्ट कर्नाटक युद्ध मात्र एक
विस्तार था जो उनका उनके देशों के बीच में हो रहा था। देखिए, जो फर्स्ट कर्नाटक युद्ध के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ आपको कि डुप्ले उस टाइम पे जो पौंडीचेरी है उसका वहाँ पर गवर्नर था। जो डुप्ले था वो जो पौंडीचेरी है उसका गवर्नर जनरल था। उसने जो उस टाइम पे जो मॉरिशस के जो गवर्नर जनरल थे ला बूडोनो, तो उनकी मदद से अंग्रेज थे उनको जो मद्रास में जो उस टाइम पे अंग्रेजों का अधिकार था, तो मद्रास को चारों तरफ से नौसेना से भी और थल सेना जो मतलब स्थल की ओर से भी घेर लिया था। मैं आपको मद्रास दिखा देता हूँ। ये हमारा इंडिया है। यहाँ पर ये जो स्थान है, ये तो पुडुचेरी है। यहाँ पर उस टाइम पे डुप्ले थे, वो तो इसके जो पुडुचेरी है इसके गवर्नर जनरल थे। सॉरी, ये पुडुचेरी के तो गवर्नर जनरल थे जो डुप्ले थे उस टाइम पर। और मद्रास यानी जो चेन्नई, फिलहाल जैसे चेन्नई कहते हैं, यानी ये वाला एरिया जो चेन्नई, तो इसको उन्होंने मतलब नौसेना से भी और जो स्थल की ओर से भी बिल्कुल घेर लिया था और इस पर उन्होंने अधिकार कर लिया था 1746 में। हालांकि बाद में जब ये कहने लगे थे जो ला बूडोनो थे, तो इन्होंने कुछ पैसे लेकर इसको वापस कर दिया था, लेकिन जो डुप्ले राजी नहीं हुए थे उन्होंने वापस इस पर अधिकार कर लिया था कुछ ही टाइम पीछे। पहला जो कर्नाटक का युद्ध था, ये जो सेंट थॉमस के स्थान पर एक छोटा सा युद्ध हुआ था, जो बैटल ऑफ सेंट थॉमस जिसे कहते हैं, उसके स्थान पर जो कर्नाटक के नवाब जो थे अनवरुद्दीन और जो फ्रांस की जो सेना थी उनके बीच में एक युद्ध हुआ था। तो उसके लिए काफ़ी फेमस है, यानी ध्यान रखना ये बैटल ऑफ जो सेंट थॉमस है, जो फ्रेंच और जो अनवरुद्दीन यानी जो कर्नाटक के जो नवाब थे 1749 से 1744 से 1749 के बीच में, इनके बीच हुआ था और ये काफ़ी फेमस है। इस सेंट थॉमस के जो युद्ध में केवल जो फ्रेंच आर्मी जो थी उसमें केवल 230 तो यूरोपीय सैनिक थे और 700 इंडियंस जो थे, इंडियन जो सैनिक थे जो उनके अंडर जो काम करते थे उनको लेके, और जो ये कैप्टन जो पैराडाइस थे इनके नेतृत्व में थी, उनके लेके जो 10,000 की जो सेना थी और जो नदी थी जो अडयार जो रिवर थी उसके जो पार डटे हुए थे। अडयार जो रिवर थी, आपको मैं अडयार रिवर दिखा देता हूँ कहाँ पे। देखिए, ये रहा हमारा इंडिया और इसमें अडयार रिवर, आपके लिए अडयार रिवर दिखाता हूँ मैं आपको। देखिए, छोटी सी नदी है, कोई ज़्यादा बड़ी नदी नहीं है। देखो, ये तमिलनाडु में है, ये है अडयार रिवर। देखो ये अडयार रिवर है। तो इसके पार जो थे, इसके पार टिके हुए थे वो जो नवाब जो थे अनवरुद्दीन, उनकी जो सेना थी 10,000 की उनकी सेना थी। और फ्रेंच जो सेना थी ये मात्र 230 यूरोपीय थे और 700 भारतीय, यानी लगभग 1,000 सैनिक थे। और इनके पास कोई तोप वगैरह भी नहीं थी उस टाइम पे। नवाब जो थे इनकी सेना के पास तोप थी, लेकिन जो फ्रेंच जो आर्मी थी उसके पास तोप वगैरह भी कुछ नहीं थी। और फिर भी इन्होंने जो हमारी जो इंडियन आर्मी है उसको हरा दिया। आप आइडिया लगाइए, जो नवाब की जो आर्मी थी उसको हरा दिया था। तो जो डुप्ले ने कहा था कि अगर मुझे 500 यूरोपीय सैनिक मिल जाए तो मैं जो कृष्णा नदी के इधर के जो सारे दुर्ग हैं ना, इनको जीत लूंगा। तो आप आइडिया लगा सकते हो कि उसे हमारी कमजोरी का इतना अच्छे से पता लग गया था कि यहाँ पे कुछ नहीं है, पावर वगैरह किसी के पास कुछ है ही नहीं, सब दिखावा है, बस अब नाम मात्र के नवाब वगैरह रह गए थे। तो देखो, जो फर्स्ट कर्नाटक जो युद्ध था काफी महत्वपूर्ण युद्ध रहा था और इसमें जो जीत बोल सकते हैं वो जो फ्रेंच थे वो जो अंग्रेज थे उन पर भारी रहे थे। और इसका जो अंत था वो भी जैसे ही यूरोप में युद्ध का अंत हुआ, इसका भी यहाँ पर भी अंत हो गया। एक्सलस सापेल की जो ट्रिटी के द्वारा फर्स्ट जो कर्नाटक वार था ये समाप्त हुआ था। यानी जो फर्स्ट कर्नाटक वार था वो एक्सलस सापेल जो ट्रिटी हुई थी 1748 में, इसके द्वारा समाप्त हुआ था। अब इसके द्वारा क्या हुआ, जो मद्रास था वो वापस अंग्रेजों को दे दिया गया था, जो कि डुप्ले के लिए काफी निराशाजनक था, क्योंकि डुप्ले नहीं चाहता था कि अब जो मद्रास है वो वापस दिया जाए, वो उस पर अपना कब्जा बरकरार रखना चाहता था। लेकिन जो एक्सलस शापेल की जो संधि हुई थी 1748 की, उसके द्वारा जो मद्रास को अब वापस अंग्रेजों को दे दिया गया था। देखिए, अब जो सेकंड कर्नाटक वार है जो 1749 से 1754 के बीच हुआ था, इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसके जो कारण रहे थे ये था कि अब जो कर्नाटक जो फर्स्ट युद्ध हुआ था, जो फर्स्ट वार ऑफ कर्नाटक का जो फर्स्ट वार हुआ था, उसके द्वारा जो डुप्ले था उसकी महत्वाकांक्षा जो एम्बिशियन जो थे वो जाग उठे।
उसे लगा यार अब तो यहाँ पर तो जो राज करना और इनको जीतना तो बहुत आसान है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर मैं थोड़ी भी कोशिश करूँ तो आसानी से इनको जीत सकता हूँ। तो उसकी जो एम्बिशंस जो थे वो जाग उठे थे और उसे एक जो फर्स्ट बार जो था कर्नाटक का उसमें इसने उसने एक अच्छा जीत का स्वाद भी चख लिया था। तो अब उसकी जो महत्वाकांक्षा थी वो जाग उठी थी और जो परस्पर जो द्वेष थे, जो मतलब विरोध जो थे अंग्रेज और फ्रेंच में, वो भी अब काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। क्योंकि अगर तुमको यहाँ पे अगर भारत में व्यापार पर नियंत्रण स्थापित करना है तो तुमको राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित करना होगा और उसके लिए तुमको यहाँ पर जो राजनीतिक अगर नियंत्रण स्थापित करना है तो जो एरिया है उस पर कैप्चर अपना करना ही करना होगा। तो इस वजह से दोनों में काफ़ी दोनों जो कंट्री जो फ्रेंच और अंग्रेज थे वो दोनों ही ये चीज़ चाहते थे। तो इस वजह से दोनों में जो परस्पर जो विरोध थे वो भी बढ़ गए और इस विरोध को एक युद्ध के लिए यानी अपनी जो महत्वाकांक्षा थी उनको आगे जो बढ़ाने के लिए जो अवसर दिया वो दिया था हैदराबाद और कर्नाटक के जो सिंहासनों का जो मतलब उत्तराधिकार का जो युद्ध छिड़ा था। हैदराबाद और कर्नाटक, ध्यान रखना, जो सेकंड जो कर्नाटक वार था उसमें जो सिंहासन मतलब जो उत्तराधिकार का जो युद्ध छिड़ा था वो छिड़ा था हैदराबाद और कर्नाटक में, जो दोनों अलग अलग रियासत थी उस टाइम पे। तो इन दोनों के लेकर जो अंग्रेज और फ्रांस थे वो आपस में सामने आ गए थे। देखिए, ये जो निज़ाम उल मुल्क था, मैं इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। इसने जो हैदराबाद में एक स्वायत्त राज्य की स्थापना की थी दक्कन में। ये 21 मई 1748 को इसकी डेथ हो गई थी। तो इसके बाद जो इसका बेटा था नासिर जंग, वो गद्दी पर बैठा था 1748 से 1750 के बीच में। लेकिन जो नासिर जंग था, उसको उसको उसके भतीजे यानी आसफ जाह का जो नाती लगा, मतलब उसका पौत्र, उसने चुनौती दी। यानी जो मुज़फ़्फ़र जंग जो था, उसने नासिर जंग को चुनौती दी कि नहीं, इनका दावा गलत है, जो गद्दी है उसका उत्तराधिकारी मैं हूँ। तो जो हैदराबाद था, जो इसमें तो ये सीन था, यानी जो नासिर जंग और मुज़फ़्फ़र जंग के बीच में गद्दी को लेकर सीन था, काफ़ी बढ़ गया था। तो दोनों जो अंग्रेज और जो फ्रेंच थे उन्होंने एक एक का पक्ष लिया था। और जो कर्नाटक था उसमें जो नवाब अनवरुद्दीन और उनके बहनोई जो चंदा साहिब थे उनके बीच में विवाद था। जो कर्नाटक जो नवाब अनवरुद्दीन जिनसे कि जो फ्रेंच थे उनका युद्ध भी हुआ था, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही बताया आपको। तो जो फ्रेंचों का नवाब अनवरुद्दीन से युद्ध भी हुआ था, तो नवाब अनवरुद्दीन और उनके जो बहनोई जो थे चंदा साहिब, उनके बीच में विवाद था। तो इसने अंग्रेजों और जो फ्रांसी थे उनको आपस में मौका दे दिया। वो तो मौके की ताक में बैठे थे कि भाई कब हमको मौका मिले और कब हम यहाँ पे जाके युद्ध शुरू कर दें। तो इन दोनों सेनाओं के बीच में इसी वजह से युद्ध शुरू हो गया था। तो उनको तो बस कारण चाहिए था, वो इन्होंने हैदराबाद और कर्नाटक के नवाबों ने दे दिया था। जो डुप्ले था उसने ये सोचा कि जो दक्कन है उसमें इसकी कंडीशन जो है उसका फ़ायदा उठाया जाए और उसने इस वजह से कर्नाटक में उन्होंने मुज़फ़्फ़र जंग का साथ दिया हैदराबाद में और जो चंदा साहिब जो थे उनका साथ दिया उन्होंने कर्नाटक में। तो अंग्रेजों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, उन्होंने इसका सही अपोजिट कर लिया। मुज़फ़्फ़र जंग के जो अपोजिट थे नासिर जंग, उन्होंने नासिर जंग का साथ दिया हैदराबाद में और चंदा साहिब के अपोजिट थे अनवरुद्दीन, नवाब अनवरुद्दीन, और उन्होंने इसी वजह से जो नवाब अनवरुद्दीन थे उनका साथ दिया जो कर्नाटक में। तो क्योंकि दोनों एक दूसरे के अपोजिट बिल्कुल थी, फ्रेंच और इंग्लैंड, तो इस वजह से इसीलिए उन्होंने एक दूसरे के, क्योंकि जो फ्रेंच थे उन्होंने क्योंकि जो एक पार्टी का साथ लिया, तो इसलिए अंग्रेजों के पास कोई चॉइस नहीं बची, या फिर कह सकते हैं वो पहले से ही सेट थे, क्योंकि अनवरुद्दीन का पहले भी फ्रेंच जो सेना थी उनके साथ जो सेंट टॉम्स के स्थान पर युद्ध हो चुका था, जिसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ। फर्स्ट कर्नाटक वार के अंडर ही ये काफ़ी एक फेमस युद्ध था। तो अंग्रेज और जो फ्रेंच थे वो दोनों आपस में भिड़ गए। अब शुरुआत में तो फ्रेंच को काफ़ी लीड मिली युद्ध में और उन्होंने मुज़फ़्फ़र जंग को सूबेदार बना दिया था दक्कन का। यानी मुज़फ़्फ़र जंग सूबेदार बन गए थे दक्कन के और इसी डुप्ले को जो मुग़ल एरिया जो थे कृष्णा नदी के साउथ में उन सब का गवर्नर नियुक्त कर दिया था। क्योंकि इन्होंने मुज़फ़्फ़र जंग की हेल्प की थी और मुज़फ़्फ़र जंग इन्हीं की सहायता से सूबेदार बन गए दक्कन के। तो उन्होंने इसका एहसान चुकाने के लिए डुप्ले को मुग़ल एरिया के जो साउथ कृष्णा रिवर के साउथ में थे उन सब का
गवर्नर नियुक्त कर दिया कि अब आप इनके गवर्नर हो, आप जो चाहो कर सकते हो, और गवर्नर की पावर काफ़ी थी ही थी। इसी तरह चंदा साहिब स्टार्टिंग में तो चंदा साहिब को भी कर्नाटक की गद्दी मिल गई थी। जो चंदा साहिब थे उनको कर्नाटक का नवाब बना दिया था, यानी फ्रेंच सेना को स्टार्टिंग में काफ़ी हेल्प मिली। और इसी वजह से डुप्ले 1751 के समथिंग में अपनी जो राजनीतिक उनकी पावर थी उसकी चरम सीमा पर पहुंच गए थे। डुप्ले अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे 1755 के समथिंग, क्योंकि उन्होंने चंदा साहिब को कर्नाटक का नवाब बना दिया था और मुजफ्फर जंग को सूबेदार बना दिया था दक्कन का। और ये दोनों स्टार्टिंग में जो फ्रेंच विजय हुई थी उसके ही परिणाम थे। लेकिन डुप्ले ज़्यादा दिन तक आनंद नहीं उठा सके इस पावर का, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने केवल 210 लोगों की मदद से अराकाट एक एरिया है उसको अगस्त 1751 में उस पर कब्जा कर लिया था। तो इसी वजह से जो चंदा साहिब थे फ्रेंच के फ्रेंड बन चुके थे। फ्रेंच ने ही उनको गद्दी पर कर्नाटक का नवाब बनाया था। तो उन्होंने इस वजह से वो 4000 एक सेना लेकर 4000 लोगों को ये अपने साथ 4000 सैनिक लेकर अराकाट त्रिचनापल्ली के स्थान पर है अराकाट, वहाँ पर गए थे कि अराकाट को जीत लेंगे, लेकिन वहाँ पर वो फेल हो गए। 4000 सैनिक लेकर भी फेल हो गए, जबकि क्लाइव ने केवल 210 लोगों की मदद से जीत लिया था। देखिए ये अंतर है एक प्रशिक्षित और एक नौसिखिया सेना के बीच में। उनकी सेना हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे थी, और इस चीज़ का तो मैं पहले चैप्टर में ही आपको बता चुका हूँ। तो इस चीज़ में फेल हो गए। और जो रॉबर्ट क्लाइव थे उन्होंने 53 दिन तक उनको कंटिन्यू रोके रखा था। रॉबर्ट क्लाइव ने 53 दिन तक एक उन्हीं 210 सैनिक उनमें से कुछ, जब उन्होंने कैप्चर किया था अराकाट को तो उसमें उनकी डेथ भी हो गई थी, लेकिन 53 डेज तक रोके रखा था और अपना जो फोर्ट था उसको उनके हाथ में नहीं जाने दिया। यानी सितंबर 23 से लेकर नवंबर 14 तक रॉबर्ट क्लाइव ने रोके रखा था। उसके बाद में अंग्रेजी जो नौसेना थी उसके कुछ और अदर एरिया से जो अंग्रेजी सैनिक थे वो आ गए थे। तो फिर उसके बाद में जो चंदा साहिब थे वो और 1752 में जो एक काफ़ी मजबूत इंग्लिश फोर्स थी स्ट्रिंगर लॉरेंस के नेतृत्व में, वो पहुंच चुकी थी त्रिचनापल्ली पर। तो उसके बाद में तो चंदा साहिब जैसे किसी भी भारतीय के लिए एक नामुमकिन सी बात हो गई थी कि अब यहाँ पे जाकर तुम अराकाट को जीत लो, क्योंकि लगभग 200 सैनिकों के को नहीं जीत पाए थे। तो जब एक मजबूत काफ़ी विशाल सेना जब वहाँ पर पहुँच चुकी थी तो उसको तो वे जीतते ही क्या। त्रिचनापल्ली में हार से डुप्ले के भाग का सर्वनाश हो गया था। अब डुप्ले का भाग्य बिल्कुल डूब चुका था। कोई ये नहीं थी कि उसके पास कोई कहीं पावर रह गई है। किसी ने कहा भी है कि ये बाद में आएगा, जब वो जो ब्रिटिश थे वो बंगाल पहुंच चुके थे और वो बंगाल से काफ़ी ट्रूप्स वगैरह उन्होंने भेजे थे, काफ़ी रसद भेजी थी। डुप्ले भारत की चाबी मद्रास में खोज रहा था, यानी साउथ भारत में खोज रहा था, और वो कंटिन्यू खोज रहा था। लेकिन जो अंग्रेज थे उन्होंने भारत की चाबी को बंगाल में खोजा और वहाँ पर वो कामयाब हुए, क्योंकि बंगाल ज़्यादा रिच था, ज़्यादा पावरफुल था, ज़्यादा वहाँ से ट्रूप्स भेजे जा सकते थे। और इस मामले में डुप्ले फेल हुआ। वो सोच रहे थे जो डुप्ले थे कि हम अगर मद्रास वगैरह पर कब्जा कर लेते हैं तो हम बाकी यहाँ से हेल्प कर सकेंगे जब हम ऑल ओवर इंडिया अपना मार्च करेंगे। लेकिन इस चीज़ में वो फेल हुए, क्योंकि मद्रास से वो हेल्प नहीं की जा सकती थी। हाँ, अंग्रेज इस मामले में सफल हुए, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव थे, उन्होंने जो भारत की चाबी है वो बंगाल में खोजी और वो कामयाब रहे। इसका आज हम कोई भी प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि उसके बाद में क्या सीन हुआ था। और इस चीज़ को हम बिल्कुल आगे जब करेंगे कि कैसे-कैसे बंगाल से अंग्रेज़ों ने कितना लाभ को उठाया था, उनको कितनी सेना, कितने पैसे, क्या-क्या मिला था। अभी नेक्स्ट 1-2 चैप्टर में ही इन सब चीज़ों को हम करेंगे क्लियर, तो अभी इसमें नहीं जाते, यही आगे देखते हैं। 1754 में क्योंकि डुप्ले के स्थान पर जो गोडेहू थे उनको गवर्नर नियुक्त किया गया फ्रेंच की ओर से। अब और वो डुप्ले के उत्तराधिकारी बने थे। और जल्दी एक छोटी सी झड़प में चंदा साहिब भी मारे गए और उनके स्थान पर अंग्रेजों ने मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया था। तो अब जो फ्रेंच थे वो लगभग लगभग उनके पैर भारत से उखड़ने शुरू हो गए थे।
चलिए अब हम जो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध हुआ था 1758 से लेकर 63 तक, इसके बारे में देख लेते हैं। ये युद्ध हुआ था, ये भी उसी तरह जिस तरह पहला युद्ध कर्नाटक का, फर्स्ट वार ऑफ कर्नाटक था, उसी तरह जो यूरोप में स्ट्रगल हो रहे थे इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, उन्हीं का परिणाम था। यूरोप में स्ट्रगल हो रहे थे और ये तो कंपनियां बस जहां भी पूरे संसार में फैली थी आपस में भिड़ी जाती थी, तो यहाँ भी ये लोग भिड़ गए। देखिए इसमें क्या था कि फ्रांस की गवर्नमेंट ने काउंट डी लाली को 1758 अप्रैल में भारत भेजा, जो कि लगभग उसे 12 महीने लगे थे भारत पहुंचने में। और इसी टाइम पे, इसी भी लगभग 12 महीने के बीच में जो इंग्लिश थे, उन्होंने सिराजुद्दौला को, बंगाल का जो नवाब था उस टाइम पर, उन्हें हराकर 1757 में, यानी जो प्लासी का युद्ध हुआ था, उसे हम आगे देखेंगे प्लासी के युद्ध को। उस पर स्पेशल प्लासी का युद्ध रहा, बक्सर का युद्ध रहा, इन दोनों के ऊपर एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा, तो उसमें कवर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ें आधी अधूरी फिर समझ नहीं आएंगी, कोई फ़ायदा नहीं होगा और यहाँ पर भी बीच में गोलमोल सा हो जाएगा। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला को हराकर बंगाल पर अपना अधिकार जमा चुके थे, जब तक कि काउंट लाली भारत आता। उसने आकर क्या किया कि उसने हैदराबाद से, जो लाली था, उसने हैदराबाद से जो बुस्सी, हैदराबाद में जो फ्रेंच कमांडर जो थे, उनको वापस बुला लिया कि हैदराबाद से आ जाओ। यह उसकी सबसे बड़ी भूल रही थी कि अब हैदराबाद खाली हो गया था, यानी हैदराबादी काउंटी लाली ने हैदराबाद से बुस्सी को बुला लिया था, और यह उसकी सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अब हैदराबाद बिल्कुल स्थिति कमज़ोर हो गई थी वहाँ पे फ्रांसीसियों की, और वहाँ बिल्कुल आसानी से एक अंग्रेज बेड़े ने, जो कि डास के नेतृत्व में थे, फ्रांसीसी बेड़े को 3 बार पराजित किया। यानी आप आइडिया लगा लो, इतनी कमज़ोर स्थिति हो गई फिर कि अंग्रेज़ों के एक बेड़े ने फ्रांसीसियों का जो बेड़ा था उसको 3 बार हराया, एक दो बार नहीं, 3 बार हराया। इसी तरह 1760 में सर आयरकूट ने, एक वांडीवास स्थान है, उसके स्थान पर जो बुस्सी थे उनको कैद भी कर लिया गया था, तो फ्रांसीसियों को काफ़ी बुरी तरह हराया था। ये बांडीवास का युद्ध इम्पोर्टेंट भी है, आप इसको हाईलाइट भी कर लो, या फिर इस चीज़ को ध्यान भी रखना कि 1760 में हुआ था वांडीवास का युद्ध। इससे जो फ्रेंच थे, उनकी स्थिति बिल्कुल लगभग भारत से ख़त्म ही हो गई थी, अब उनका बस एक नाम मात्र का बचा था। और 1761 जनवरी में पूर्ण पराजय, मतलब बिल्कुल वो पांडिचेरी लौट आए थे सब कुछ हारने के बाद में, लेकिन अंग्रेज इससे भी नहीं माने, उन्होंने पांडिचेरी को भी घेर लिया। और 8 महीने की लगभग एक घेराव के बाद में जो इंग्लिश थे, उन्होंने पांडिचेरी को कैप्चर कर लिया, यानी अब जो फ्रेंच थे उनके पास कुछ नहीं बचा था। इस प्रकार जो भारत में एक नाटक सा चल रहा था कि राजनीतिक विजय किसकी होगी, वो अब समाप्त हो गई और इंग्लिश विजयी हो गए थे। हालांकि 1763 में पेरिस की संधि हुई थी, ध्यान रखना, जो ये थर्ड कर्नाटक वार था, ये पेरिस की संधि के साथ समाप्त हुआ था। तो 1763 में पेरिस की संधि हुई थी, उसमें फ्रेंचों को कुछ स्थान वापस कर दिए थे, बिना इसके कि अब वहाँ पर वो कुछ किलेबंदी वगैरह नहीं कर सकते हैं, या अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई अभियान वगैरह नहीं चला सकते हैं। इस शर्त पर कुछ इस सेटलमेंट में, पेरिस सेटलमेंट में कुछ स्थान वापस कर दिए गए थे, लेकिन वहाँ वो कभी भी किलाबंदी वगैरह नहीं कर सकते थे। और भारत से अब फ्रेंचों का बिल्कुल पत्ता कट गया था, यहाँ पर उनके लिए कुछ नहीं बचा था। अंग्रेज अब एकमात्र शक्ति बनकर उभर आए थे। सेकंड रीजन था कि दोनों इंग्लिश और फ्रांस के जो गवर्नमेंट सिस्टम था उसमें काफ़ी अंतर था। जो फ्रांस थे, फ्रांसीसी जो सरकार थी, वो काफ़ी स्वेच्छाचारी थी, यानी सम्राट का जो, एक सम्राट के व्यक्तित्व पर ही निर्भर था कि क्या होना है क्या नहीं होना, जो सम्राट डिसीजन ले लेगा वो ही फाइनल था। अब लुई 14 में उनका शासनकाल 1648 से लेकर 1715 तक रहा था, के काल से ही इनकी जो कमियां थी वो उजागर होने लगी थी। जो फ्रेंच थे उनकी लुई 14 में के काल से ही, लुई 14 के टाइम से ही काफ़ी कमियां निकल कर आने लगी थी, लेकिन लुई 15 में ने तो हद ही कर दी थी। वो अपनी रखेल, कृपा पात्र और बस मनोरंजन के लिए विख्यात थे, उनको कोई लेना कुछ नहीं था, वो काफ़ी घृणित व्यक्ति थे। लुई 15 में वो अपनी रखेल और मनोरंजन वगैरह के लिए ही, उनकी बिल्कुल इन्हीं के लिए वो रहे ऐश्वर्य साधन, यानी काफ़ी ज़्यादा वो धन उड़ाया करते थे अपने मनोरंजन वगैरह के लिए। जबकि
दूसरे स्थान पर इंग्लिश जो गवर्नमेंट थी वहाँ पर एक जागरूक अल्पतंत्र शासन कर रहा था। ह्यूग दल वगैरह जो थे वो एक जागरूक लोगों का संगठन था और वो वहाँ पर शासन कर रहा था। तो ये काफ़ी एक बड़ा डिफरेंस रहा था और एक डिफरेंस ये भी रहा था कि दोनों कंपनियों के जो ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम है वो काफ़ी अंतर है, उनमें भी काफ़ी अंतर था। एक तरफ जो ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो बिल्कुल स्वायत्त थी, जबकि दूसरी तरफ गवर्नमेंट से स्वायत्त थी ईस्ट इंडिया कंपनी, जबकि दूसरी तरफ जो फ्रेंच कंपनी थी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो गवर्नमेंट के अंडर थी। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो लगभग वैसे तो काफ़ी बड़ी रकम से बनाई गई थी लेकिन वो गवर्नमेंट के अंदर थी। वो 55, आप आइडिया लगाओ कि 55 लाख उसमें फ्रैंक की पूंजी लगी थी, जिसमें से कि 35 लाख तो सम्राट ने लगाए थे, तो उस पर पूरा का पूरा लगभग नियंत्रण सम्राट का ही था। और एक और कारण है नेवी का रोल। ये सबसे अहम कारण रहा था जब वो तमिलनाडु साइड में जो भी मद्रास यानी अब फिलहाल चेन्नई जिसे कहते हैं, मद्रास और इस एरिया में जो युद्ध हुए थे उनमें नेवी का रोल सबसे अहम रहा था स्टार्टिंग में, क्योंकि इंग्लिश जो नेवी थी वो यूरोपीय युद्ध में लगी हुई थी, तो फ्रेंच आगे निकले थे, लेकिन क्योंकि यूरोपीय युद्ध से निपटने के बाद में इंग्लिश नेवी फ्री हो गई और वो यहाँ पर आ गए, तो उनकी नेवी इतनी शक्तिशाली थी कि कहा जाता है कि ये कहा जाता था उस टाइम पर कि जब तक कोई अदर नेवी इंग्लिश से पावरफुल नहीं हो सकती तब तक इंग्लिश को संसार से नहीं हटाया जा सकता। यानी इंग्लिश का जो डोमिनियन बोल सकते हैं, उनके उपनिवेश जो थे वो संसार में कम नहीं किए जा सकते जब तक कि कोई इंग्लिश से ज़्यादा पावरफुल नेवी उभर कर नहीं आए। देखो जैसे मैंने पहले ही कहा था, इस युद्ध में बंगाल का काफ़ी एक अहम रोल रहा था। बंगाल का रोल आप इस आइडिया से लगा लो कि जिस टाइम पर जो लाली थे उनको अपनी सेना को वेतन देने की चिंता थी, उसी टाइम पर जो बंगाल कर्नाटक के लिए काफ़ी धन और संपत्ति भेज रहे थे और ये ब्रिटिश ले जा रहे थे, ना कि फ्रेंच। तो बंगाल कर्नाटक के लिए जन और धन दोनों भेज रहा था, लेकिन काउंट जो लाली थे उनको अपनी सेना को वेतन देने की तंगी हो रही थी, जन धन तो छोड़ो ही छोड़ो। तो इससे जो इंग्लिश थे उनको काफ़ी हेल्प मिली थी। एक विद्वान है स्मिथ नाम के, उन्होंने कहा भी है कि ना तो अकेले और ना मिलकर ही डुप्ले अथवा बुस्सी जल में वरिष्ठ तथा धन में गंगा की घाटी के वित्तीय स्रोतों के स्वामी जो थे इंग्लिश, उनको परास्त नहीं कर सकते थे। डुप्ले और बुस्सी दोनों मिलकर भी नहीं कर सकते थे, और इन दोनों को तो छोड़ो, जो सिकंदर महान और नेपोलियन थे वो भी अगर जो बंगाल तथा जो समुद्र है उसमें वरिष्ठता जो प्राप्त हो चुकी थी इनकी नेवी को, और जो बंगाल में जो ब्रिटिश को जो धन वगैरह इतना मिल चुका था, जन और धन, उनको हरा नहीं सकते थे उस टाइम पे। यानी ब्रिटिश इतने पावरफुल थे कि अगर बंगाल के जन और धन की बात की जाए तो कोई भी उनको हरा उस टाइम पे नहीं सकता था। बंगाल ने काफ़ी अहम रोल निभाया था इस वे से, और इसीलिए कहते हैं कि जब डुप्ले ने मद्रास में भारत की चाबी खोजने का एक असफल प्रयास किया था, और उसी समय रॉबर्ट क्लाइव ने भारत की चाबी बंगाल में खोजी और उसे प्राप्त कर ली। देखिए एक लीडरशिप भी कारण रही। हालांकि जो डुप्ले थे वो डुप्ले रहे, बुस्सी रहे या फिर लाली जो थे, वो किसी भी रूप में क्लाइव लॉरेंस और जो सॉन्डर्स थे ब्रिटिश के, उनसे कम तो नहीं थे, लेकिन वो सैनिकों में एक जोश नहीं भर सके थे। ये इनकी कमी रही थी कि ये सैनिकों में वो जोश होता है वो उत्पन्न नहीं कर सके थे। ये बेहतरीन लीडर थे लेकिन सैनिकों में जोश उत्पन्न नहीं कर सके थे। अब जो लाली थे, जो काउंट लाली थे, वो काफ़ी गर्म स्वभाव के आदमी थे। वो काफ़ी जल्दी अपने जो कर्मचारी होते थे उनसे उल्टा बोलते थे, उनको सजा यातनाएँ देनी, क्योंकि गवर्नर थे तो उनकी काफ़ी पावर थी। तो वो अपने जो कर्मचारी थे उनके साथ उनका मेल-जोल कभी भी नहीं बन पाया था, और थोड़े वैसे भी वो कम रहे थे क्योंकि उन्होंने बुस्सी को हैदराबाद से भी वापस बुला लिया था, तो उनकी लीडरशिप पर तो सवाल उठे थे। लेकिन डुप्ले और बुस्सी किसी भी मामले में किसी से कभी कम नहीं थे। देखिए भारत में फ्रेंच स्थिति मजबूत की डुप्ले ने, और उनकी कमज़ोर होने की स्थिति के लिए भी डुप्ले को जिम्मेदार माना जाता है। इसका कारण ये है कि एक उत्तम नेता होते भी वो फ्रांसीसियों की हार के लिए जिम्मेदार है।
ये इसलिए क्योंकि वो राजनैतिक जो षड्यंत्र हो रहे थे, उनमें इतना उलझ गया कि उसे इन झगड़ों के कुछ पक्षों की ओर ध्यान ही नहीं दिया कि क्या-क्या इन झगड़ों में मुख्य पक्ष हैं। उसने वो राजनैतिक षड्यंत्रों में काफ़ी उलझ के रह गया। अब जब मुज़फ़्फ़र जंग ने उसे ये कृष्णा नदी के इधर के दक्षिण की साइड के मुगल जो प्रदेश थे उनकी गवर्नरी दी, तो इसे इंग्लिश स्वीकार नहीं कर सकते थे क्योंकि अब एक इंग्लिश और फ्रेंच में कभी नहीं बनती थी। अब कृष्णा नदी से इधर के सारे मुगल प्रदेशों की जो गवर्नरी थी वो डुप्ले को दे दी, तो ये इंग्लिश स्वीकार बिल्कुल नहीं कर सकते थे। और डुप्ले कुछ व्यक्तिगत भी उसमें ये कमियाँ थी कि वो एक सैनिक कमांडर बढ़िया वो वक्ता था। लेकिन वो क्लाइव की तरह आगे लीड करके सेना को लीड आगे चल के सेना को लीड नहीं कर सकता था। तो ये उसमें भी कुछ कमियाँ रही थी और ये कुछ कारण रहे थे, जिनकी वजह से जो फ्रेंच थे उनको हार का सामना करना पड़ा था जब इंग्लिश और फ्रेंच के वार हुए थे कर्नाटक साइड में। तो ये कुछ हार के कारण रहे थे फ्रेंच और इंग्लिश वार के। तो ठीक है दोस्तों, आगे अब अगला हमारा जो चैप्टर है उसमें हम डिस्कस करेंगे जो बंगाल में जो अंग्रेजी शक्ति का उदय हुआ था और कल के उसमें हम प्लासी और जो बक्सर के युद्ध थे इनके बारे में देखेंगे। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक रहेंगे और पढ़ाई देखो, पढ़ाई तो अब आपको मन लगा के करनी ही होगी क्योंकि अगर आप अब ढील छोड़ देंगे तो बाद में काफ़ी ज़्यादा दुःख होगा। समझ नहीं पाओगे कि कैसे-कैसे चीज़ों को कवर करना है, कैसे नहीं, फिर लास्ट में ये कहोगे एग्ज़ाम बहुत टफ था। तो उस कहने की मत सोचो, भाई पहले ही तैयारी शुरू कर दो। हम भी इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके साथ में, हम भी पूरा टाइम अपना हमको भी देखो ये नहीं है कि कोई हम किसी पर एहसान कर रहे हैं, पर नहीं, हम ये सोच रहे हैं कि जो चीज़ हमको नहीं मिल पाई थी, वो किसी और के साथ ना हो। जिस चीज़ में हमारे लिए जो चीज़ जब हम पढ़ाई करने बैठते थे, जिस चीज़ की हमको कमी महसूस होती थी, वो कम से कम आपके लिए ना महसूस हो। तो कम से कम आपको अब सुविधा और भी ज़्यादा बेटर तरीके से मिल रही हैं, तो आप इनका फ़ायदा उठाइए। 1 साल की मेहनत है। 1 साल में भी अब आप सोचेंगे नवंबर-दिसंबर के बाद में शुरू करेंगे, तो भाई फिर तो चीज़ें नहीं हो पाएँगी। फिर तो 10 महीने का करंट अफ़ेयर की बुक ही इतनी हो जाएँगी, आप उनका रिवीजन करते-करते ही रह जाओगे। जीएस अगर जीएस पढ़ोगे तो फिर इसका रिवीजन करते-करते रह जाओगे। बिना रिवीजन किए आपका पास कुछ नहीं बचेगा। तो चीज़ें कुछ समझ नहीं आएँगी, इसलिए यही टाइम है जिसमें आप जीएस भी कर सकते हो और जीएस करते-करते आपका मेंस और ऑप्शनल भी होगा। तो चीज़ें आपका बेस भी बनेगा और मेंस और ऑप्शनल की भी तैयारी होगी। बाद में तो आप करंट अफ़ेयर पे मुख्य फ़ोकस रखना। हालाँकि मैं ये कहूँगा करंट अफ़ेयर अभी भी मंथली अगर 5-6 दिन 2-2 3-3 घंटे निकाल सकते हो तो निकालो, कुछ नहीं जाता। ये चीज़ें बाद में इतना स्ट्रॉन्ग करेंगी, आपको इतना ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आएगा। ओवर क्या आपके ज़्यादा इतना पॉजिटिव कॉन्फिडेंस आएगा और वाक़ई में पॉजिटिव रहेगा कि आप बिल्कुल श्योर होंगे कि हाँ, एग्ज़ाम निकालेंगे ही निकालेंगे। तो बॉर्डर पर ना रहकर कोशिश करो कि हम 10-15 नंबर फालतू लें, जो बीच का 1 डेढ़ महीना है, उसमें कोई दिक्कत ना रहे फिर पढ़ाई करने में, क्योंकि 2 महीने में फिर मेंस नहीं निकलता। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ और दोस्तों देखिए अब थोड़ी हमको भी आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो थोड़ा शेयर और सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि अभी नया है, तो पता नहीं किसी को तो अपने दोस्त वगैरह को जो भी हैं उनको बताइए थोड़ा, जो पता लग सके। तो